दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की जो इंडियन पॉलिटिक्स की किताब है उसमें चैप्टर नंबर 6 द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर का थर्ड पार्ट रिव्यू करने जा रहे हैं। क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स हम लोगों ने कल बात की थी, मतलब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि इंदिरा गांधी मतलब सरकार का और जुडिशरी का आपस में क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और किस तरह इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले राजनारायण ने इंदिरा गांधी के 1971 के इलेक्शन रिजल्ट पर एलिगेशन लगाया था और बाद में हाई कोर्ट के जज का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पार्शियल स्टे लगा दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, स्टेज सज चुका था और हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन होने वाला था बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जयप्रकाश नारायण। जो अपोजिशन पार्टी थी जिनको लीड कर रहे थे जयप्रकाश नारायण, उनकी सिर्फ एक डिमांड थी कि इंदिरा गांधी रेजिग्नेशन दें क्योंकि इंदिरा गांधी देश को नहीं चला पा रही हैं। और इसीलिए इन लोगों ने 25 जून 1975 को, मतलब जिस दिन इमरजेंसी लागू हुई, उस दिन इन लोगों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन किया। आई थिंक दिल्ली के इतिहास में वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली। जयप्रकाश नारायण ने रामलीला मैदान पर खड़े होकर नेशन वाइड सत्याग्रह का ऐलान किया एंड इंदिरा गांधी का रेजिग्नेशन मांगा। इवन दैट उन्होंने आर्मी, पुलिस और जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनसे कहा कि सरकार के इल्लीगल और इमोरल ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दें। मगर मतलब कि अगर सरकार ये कहती है कि अपने लोगों पर आप लाठीचार्ज करिए, आप मना कर दीजिए। अगर सरकार ये कहती है कि अपनों के ऊपर आप गोलियां चलाइए, मना कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं इससे सरकार को डर लगा कि अगर कहीं जयप्रकाश नारायण की बातें गवर्नमेंट मशीनरीज ने, मतलब कि आर्मी ने और रिमेनिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने, पुलिस वालों ने मानना शुरू कर दिया तो फिर सरकार की लेनी देनी हो जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पूरे देश का जो पॉलिटिकल मूड था अब वो कांग्रेस के अगेंस्ट जा चुका था। और इसी के रिस्पांस में 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी क्योंकि उनको इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का थ्रेट था। इसीलिए इंदिरा गांधी ने संविधान के आर्टिकल 352 के अंडर इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया। फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि संविधान के आर्टिकल 352 के अंडर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है और इस आर्टिकल के अंडर एक प्रोविजन है दैट द गवर्नमेंट कुड डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट और थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। देखिए, अगर मैं उस दौर की बात करूं तब आर्टिकल 352 के अंदर यह प्रावधान था कि सरकार को अगर किसी भी तरह का एक्सटर्नल थ्रेट, मतलब बाहरी कोई थ्रेट नज़र आता है बाहरी मुल्कों से, या कोई इंटरनल थ्रेट होता है तो सरकार अंडर आर्टिकल 352 देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है। और सरकार ने जयप्रकाश नारायण के इस मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन और फिर उनका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को संबोधित करना कि सरकार के इलीगल और इमोरल ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दे, इनको आधार बनाया इमरजेंसी लगाने का कि इसके कारण की वजह से इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रही है और गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर पा रही है। और जब इमरजेंसी लग जाती है तो कहीं ना कहीं जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ, वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब सरकार ज़्यादा पावरफुल हो जाता है जब इमरजेंसी लग जाती है। और दूसरी चीज़, द गवर्नमेंट ऑल्सो गेट द पावर टू कटेल और रिस्ट्रिक्ट ऑल और एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो जब इमरजेंसी लगती है तो पहला, जैसा कि मैंने बताया कि जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। एंड पॉइंट नंबर 2 कि इमरजेंसी जब लगती है ना, इमरजेंसी लगने के बाद
जो सरकार होती है वो देश के किसी भी हिस्से में किसी पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट या पूरे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकती है। तो कहीं ना कहीं संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो इमरजेंसी का प्रावधान संविधान में इसलिए आया ताकि किसी भी तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन जहां पर नॉर्मल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आपका वर्क नहीं करेगी, वहां पर सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि सरकार इमरजेंसी लगा सकती है। और इसीलिए इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी को इम्पोज किया और इसका ऐलान देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने किया। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि जब देश में इमरजेंसी लगी तब देश के राष्ट्रपति कौन थे, मतलब इमरजेंसी डिक्लेयर किसने किया था इंदिरा गांधी के कहने पर। उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। उन्होंने इंदिरा गांधी के कहने पर तुरंत इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और रात 12 बजे जितने भी मेजर न्यूज़पेपर ऑफिसेस थे दिल्ली में, सबके लाइट काट दी गई, सबकी पावर काट दी गई ताकि अगले दिन अखबार ना छपे। एंड इन द अर्ली मॉर्निंग, अगले दिन सुबह मतलब 26 जनवरी 1975 की सुबह अर्ली मॉर्निंग, a large number of leaders and the workers of the opposition parties were arrested। जितने भी बड़े बड़े नेता या जितने भी बड़े बड़े वर्कर थे ऑपोजिशन पार्टी के, मतलब नॉन कांग्रेस के, सबको सरकार ने गिरफ्तार करवा लिया 26 जून 1975 के तड़के सुबह। एंड कैबिनेट को इन्फॉर्म किया गया कि स्पेशल मीटिंग है सुबह 6 बजे ऑन 26 जून। ये सब होने के बाद ये आप लोग देख रहे होंगे कि न्यूज़पेपर कटिंग छपी हुई है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर, नया आपातकाल, जयप्रकाश और कई नेता गिरफ्तार, वर्क मोर टॉक लेस। अब एक मुद्दे पर हम और बात करेंगे कि इमरजेंसी का कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल कर आया, रिजल्ट क्या निकल कर आया जैसे इमरजेंसी लगी। सबसे पहले जितने भी स्ट्राइक्स हो रहे थे, एजिटेशन हो रहा था सरकार के खिलाफ, सबको बंद कर दिया गया, सबको बैन कर दिया गया। कई सारे ऑपोजिशन लीडर्स उठाकर जेल में डाल दिए गए। ये जयप्रकाश नारायण, हमारे देश के जो अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, बाकी अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, ये सबको जेल में डाल दिया गया। और पॉलिटिकल सिचुएशन हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा टेंस हो गई। गवर्नमेंट ने इमरजेंसी में अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल कर फ्रीडम ऑफ प्रेस को बैन कर दिया, मतलब प्रेस सेंसरशिप लगा दी। मतलब कि न्यूज़पेपर्स को सरकार की अप्रूवल लेनी पड़ेगी कुछ भी छापने से पहले, दूरदर्शन को सरकार की अप्रूवल लेनी पड़ेगी कुछ भी दिखाने से पहले। इसके अलावा जितने भी आपके आरएसएस, जमात इस्लामी, मतलब जितने भी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन थे, सबको सरकार ने बैन कर दिया इमरजेंसी के दौरान। प्रोटेस्ट, एजिटेशन, इन सब को सरकार ने डिसअलाउड कर दिया। फंडामेंटल राइट सरकार ने एबॉलिश कर दिया, यहां तक कि ये फंडामेंटल राइट भी सरकार ने एबॉलिश कर दिया कि अगर सरकार किसी को गिरफ्तार करती है तो वो इंसान कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। इसका मतलब कि सरकार ने कोर्ट के दरवाजे पर भी ताला लगवा दिया कि अगर किसी इंसान के साथ गलत होता है इमरजेंसी के दौरान तो वो कोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकता, किसी भी तरह का ट्रायल नहीं होगा। और गवर्नमेंट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन का जमकर इस्तेमाल किया। प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है? किसी इंसान को गलत करने से रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जब उसको गिरफ्तार करवाया जाता है तो उसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। मान लीजिए कि सरकार को कहीं से खबर लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान, सरकार को या पुलिस को ये खबर लगती है कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान आने वाले दिनों में कुछ गलत करने वाला है या उससे गलत करने की आशंका है, तो सरकार उसको गिरफ्तार करवा सकती है और उससे बॉन्ड साइन करवा सकती है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो उस इंसान की गिरफ्तारी होगी, वो भी नॉन बेलेबल। तो गवर्नमेंट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन का जमकर इस्तेमाल किया। अंडर दिस प्रोविजन पीपल आर अरेस्टेड एंड डिटेन्ड नॉट बिकॉज दे हैव कमिटेड एनी ऑफेंस बट ऑन द एप्रीहेंशन दैट दे मे कमिट एन ऑफेंस। मतलब कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का इस्तेमाल तब करते हैं जब इंसान कोई क्राइम करता नहीं है। मतलब
एक ऐसी आशंका होती है कि भविष्य में ये इंसान क्राइम करेगा, इसीलिए अभी से इसको गिरफ्तार कर कर रोक दो। और सरकार ने लार्ज स्केल में प्रिवेंटिव डिटेंशन का इस्तेमाल कर कर बड़े बड़े नेताओं को, ऑपोजिशन पार्टीज के वर्कर्स को गिरफ्तार करवाया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि मैंने बताया, जितने भी लोग अरेस्ट हुए थे वो कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे, वो हैबियस कॉर्पस की मांग नहीं कर सकते थे अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं कर सकते थे। ओके, कई सारे केसेस फाइल्ड किए गए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इस अरेस्ट को लेकर, मगर बट द गवर्नमेंट क्लेम दैट इट वाज नॉट इवन नेसेसरी टू इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ द रीजन एंड ग्राउंड ऑफ देयर अरेस्ट। लेकिन सरकार ने कहा कि हम जिसको भी गिरफ्तार कर रहे हैं, हम उसे रीज़न बताने के लिए बाधित नहीं हैं। हम उसे रीज़न नहीं बताएंगे कि किस ग्राउंड पर उसे गिरफ्तार किया गया है और कब तक उसे जेल के अंदर रखा जाएगा। Several high courts gave judgment that even after the declaration of emergency, the courts could entertain writs of habeas corpus filed by a person challenging his or her detention। देश की कई सारी हाई कोर्ट ने, सेवरल हाई कोर्ट्स ने ये कहा कि भले इमरजेंसी लग गई हो, मगर अभी भी देश के लोगों का हैबियस कॉर्पस का जो रिट्स इशू करवाने का जो अधिकार है वो अभी भी अलाइव है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 1976 में ओवर रूल कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी के बैठाए हुए चीफ जस्टिस है जिनका नाम था A.N. रे। ठीक है, और हाई कोर्ट ने यह कहा दैट द गवर्नमेंट कुड टेक अवे द सिटीजन राइट्स टू लाइफ एंड लिबर्टी। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है हाई कोर्ट के फैसले को बदलकर कि सरकार इस फंडामेंटल राइट को एबॉलिश कर सकती है एंड द गवर्नमेंट कुड टेक अवे द सिटीजन राइट्स टू लाइफ एंड लिबर्टी। और इसको सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का मतलब सोचिए, हाई कोर्ट कह रही है कि हैबियस कॉर्पस इशू करवाने का पावर अभी भी देश के लोगों के पास है जिनको गलत तरह से गिरफ्तार किया गया है, मगर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? नहीं, सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट का सबसे कंट्रोवर्शियल जजमेंट माना जाता है आज तक के इतिहास में। और कई सारे पॉलिटिकल वर्कर जिनको सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाई थी वो अंडरग्राउंड हो गए, वो भेष बदल बदल कर घूमने लगे। एंड कई सारे न्यूज़पेपर थे लाइक इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन, जिन्होंने सरकार की सेंसरशिप के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में कई सारी जगहों को ब्लैंक छोड़ा, सरकार को ये दिखाने के लिए कि देखो बेटा ऐसा है, हम तुम्हारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा अधिकार है, लोकतंत्र में आप जो कर रहे हो आप ये गलत कर रहे हो। एंड कई सारे तो ऐसे न्यूज़पेपर मैगजीन्स थे जिन्होंने ताला लगा दिया, लाइक सेमिनार एंड मेन स्ट्रीम। इन्होंने अपने मैगजीन ऑफिसेस को बंद कर दिया। इन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है, हम सेंसरशिप के सामने नहीं झुकेंगे, हम सरकार के सामने नहीं झुकेंगे। इसके अलावा मेनी अंडरग्राउंड न्यूज़ लेटर्स एंड लीफलेट्स वर पब्लिश टू बाईपास सेंसरशिप। कन्नड़ राइटर शिवरामा करांत जिनको पद्म भूषण मिला था, एक हिंदी की राइटर थी फर्नीश्वर नाथ रेणु जिनको पद्मश्री मिला था। इन लोगों ने अपने अवार्ड्स लौटा दिए सरकार को इस इमरजेंसी के प्रोटेस्ट में। अभी भी लोग कहते नहीं है, जब इंटॉलरेंस का मुद्दा आता है कि वापस कर देंगे, कोई वापस नहीं करता है, सबको सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया में हाईलाइट होना है। तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी लगने के बाद हिंदुस्तान का पूरा नक्शा, हिंदुस्तान के जीने का तरीका, हिंदुस्तान के काम करने का तरीका बदल गया। और पार्लियामेंट ने भी संविधान में कई तरह के बदलाव लेकर आए।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था इंदिरा गांधी के केस में, जिसको जगमोहन लाल सिन्हा ने सुनाया था कि इंदिरा गांधी ने माल प्रैक्टिसेस कमिट की हैं 1971 के इलेक्शन में, इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाकर यह कह दिया कि देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने जो लेजिस्लेचर गए, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, उनका कार्यकाल 5 साल से 6 साल कर दिया। मतलब इंदिरा गांधी ने यह कहा कि 5 साल में जो आपका चुनाव होता था अब 6 साल में होगा। तो इंदिरा गांधी ने 1976 के दौरान 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाकर कई सारे परिवर्तन सुप्रीम कोर्ट के पावर में किए थे और कई सारे परिवर्तन नियम कानून में किए थे पार्लियामेंट के। और याद रखिएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर इंदिरा गांधी ने जो भी प्रावधान लाए थे वो कोई टेम्पररी नहीं था, वो परमानेंट था, वो इमरजेंसी के बाद भी चलता। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट लाकर मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार ने इसको खत्म किया। ठीक है। इसके अलावा इमरजेंसी के दौरान इलेक्शन 1 साल के लिए सस्पेंड हो सकता था, यह भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर आया था। दस इफेक्टिवली आफ्टर 1971 इलेक्शन नीडेड टू बी हेल्ड ओनली इन 1978 इंस्टेड ऑफ 1976। देखिए 1971 में इलेक्शन हुआ, अगला इलेक्शन कब होना था? 5 साल के बाद 1976। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया कि अब 6 साल के बाद होगा तो 1977। लेकिन इमरजेंसी के दौरान 1 साल इलेक्शन टल जाता है। मतलब 1971 के बाद सीधे इलेक्शन हुआ 1978 में। नहीं, वैसे तो 1977 में हो गया था मार्च में। तो ये मेरा जो थर्ड पार्ट था रिव्यू का, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इमरजेंसी, किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए।